हमारा आज का टॉपिक है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। नॉर्मल हमारा हार्ट जो है वो कंट्रैक्ट करता है रिदमिकली अबाउट 70 to 90 बीट्स पर मिनट इन अ रेस्टिंग अडल्ट। इस टाइम हम लोग रेस्ट की हालत में हैं। हमारे अंदर इसकी जो नॉर्मल कंट्रैक्शन की स्पीड है वो है 70 to 90 बीट्स पर मिनट। ये नॉर्मल एवरेज है, ये रेंज है जिसमें हम लोग कंट्रैक्ट करते हैं हमारा हार्ट। This rhythmic contractile process originates spontaneously in the conducting system। ये हमारे conducting system से एक rhythmic contractile process उठता है and the impulse फिर वहां से travel करती है to different regions of the heart, दिल के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ। So the atria contract, पहले atria contract करते हैं together मिलके, यानी कि ये मत समझना कि पहले right atrium contract करता है फिर वेंट्रिकल में ब्लड जाता है फिर लंग्स में जाता है फिर लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम बाद में कंट्रैक्ट नहीं, दोनों एट्रिया साइमल्टेनियसली कंट्रैक्ट करते हैं एंड टू बी अलाउड लेटर बाय द कंट्रैक्शन ऑफ द बोथ वेंट्रिकल्स टुगेदर। उसके बाद जब एट्रिया मुकम्मल तौर पे कंट्रैक्ट करके अपने आप का जो उनकी एट्रिया के अंदर ब्लड होता है उसको हम टाई कर चुके होते हैं, उसके बाद जो है वो वेंट्रिकल्स जो है वो कंट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। जी बच्चे, यहाँ पे ना अपना नंबर लिख जाओ। पे कर दिया फीस? चलो ठीक है, आप नंबर लिख दो, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँ, नाम भी लिख देना। ज्यादा बंद कर देना जल्दी से। तो जैसे मैं आपको बता रहा है क्या आना था, फिजिकल नहीं है बच्चे, ऑनलाइन ही हो रही है अभी, आपको ग्रुप में बता देते हैं सारा कुछ। तो द स्लाइड डिले इन द पैसेज ऑफ इंपल्स फ्रॉम एट्रिया टू द वेंट्रिकल्स, जब हम एट्रिया मुकम्मल तौर पे खाली हो जाते हैं, वेंट्रिकल्स भरना शुरू हो जाते हैं, थोड़ा सा डिले आता है उसमें। वो डिले इतना आता है कि एट्रिया मुकम्मल तौर पे जो एम्प्टी हो जाए, वेंट्रिकल्स फिल हो जाए, फिर वेंट्रिकल्स जो है वो कंट्रैक्ट करते हैं। और ये डिले कितना होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे एक ज्यादा बंद कर एक सेकेंड। हमारे जो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के उसके तीन मेन कंपोनेंट होते हैं, साइनोएट्रियल नोड जिसे एसए नोड कहते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जिसे एवी नोड कहते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल जिसे बंडल ऑफ हिस कहते हैं। और इसकी फर्दर टू ब्रांचेस हैं, राइट एंड लेफ्ट टर्मिनल ब्रांचेस, इनको अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसमें एक मुख्तलिफ किस्म के, मैंने आपको पहले बताया था, सब एंडोकार्डियल प्लेक्सस ऑफ द परकंजी फाइबर्स, ये नर्व्स का एक गुच्छा है जो कि एंडोकार्डियल जो हमारी अंदरूनी हार्ट की लेयर है उसके अंदर ये उसके भी नीचे होता है। ये परकंजी फाइबर्स हैं, ये नर्व्स हैं बेसिकली, जो कि हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम को मसल के साथ अटैच करती है। क्योंकि हर मसल जितने भी है ना मसल होते हैं हमारी बॉडी में भी 650 टाइप्स ऑफ मसल जो मौजूद हैं, उन हर मसल को एक नर्व सप्लाई करती है। इस तरीके से हार्ट के मसल जिनको हम लोग मायोकार्डियम कहते हैं, उसको जो नर्व सप्लाई करते हैं उसको परकिंजी फाइबर्स कहते हैं, उसका एक गुच्छा सा होता है नर्व्स का, और ये एंडोकार्डियम के नीचे होता है। ठीक है, और यही जो फाइबर्स का गुच्छा है यही हार्ट की कंट्रैक्शन में या हार्ट को कंडक्ट करने में मदद देता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे तीन नोड, जैसे तीन मैंने कंपोनेंट बताए थे, एसए नोड, एवी नोड एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। सबसे पहले आ जाएगा एसए नोड जिसे साइनो एट्रियल नोड कहते हैं। ये नाम से जाहिर हो रहा है कि एट्रिया, और एट्रिया कौन से में होगा, राइट एट्रियम में होगा। तो साइनो एट्रियल नोड इज लोकेटेड इन द वॉल ऑफ द राइट एट्रियम इन द अपर पार्ट ऑफ द सल्कस। सल्कस टर्मिनालिस मैंने बताया था एक लाइन होती है हार्ट के अंदरूनी लेयर के अंदर, उसके अपर पार्ट में ये मौजूद होता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये राइट एट्रियम के अपर पार्ट में है, जस्ट टू द राइट ऑफ द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना केवा, जहां पे आके सुपीरियर वेना केवा ओपन होती है उसके जस्ट राइट ये मौजूद होता है। दिस नोड जो है साइनोएट्रियल नोड स्पॉन्टेनियसली गिव ओरिजिन टू रिथमेटिक। सबसे पहले जो इंपल्स आती है ना वो साइनोएट्रियल नोड के ऊपर आती है, इसलिए इसको हम लोग
पेस मेकर भी कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा पेस मेकर वो पॉइंट है जहां से नर्व जनरेट होती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि साइनोएट्रियल नोड, एसए नोड हार्ट के अंदर वो पॉइंट है जहां से नर्व इंपल्स जो है या इलेक्ट्रिक इंपल्स जो हार्ट से निकलती है वो जनरेट होती है और फिर पूरे दिल के अंदर जो है ना वो फैल जाती है। तो rhythmic electrical pulse that spread in all direction through the cardiac muscle of the atria and cause the muscles to contract। यहाँ से नर्व याद रखें, साइनोएट्रियल नोड से कहां पे जाएगी, मायोकार्डियम यानी कि मसल्स की तरफ जाएगी, एट्रिया के, और फिर उस मसल्स को, एट्रिया की मसल्स को कंट्रैक्ट करने में मदद देगी। जब एट्रिया के मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली ब्लड जो है वो एम्प्टी होगा। उसके बाद एक नोड आता है एट्रियोवेंट्रिकल नोड। जब एट्रिया कंट्रैक्ट कर चुका होता है तो फिर वही नर्व जो है वो एट्रिया से वेंट्रिकल तक एक नोड के जरिए, जिसे एवी नोड या एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं, स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द एट्रियल सेप्टम। एट्रियल सेप्टम के लोअर पार्ट में, लेकिन पॉइंट कौन सा बताया है, जस्ट अबव द अटैचमेंट ऑफ द सेप्टल कस्प ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व। यानी कि ट्राइकस्पिड वाल्व वो वाल्व था जो एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में था, उसके 3 कस्प थे, उसमें जो सेप्टल कस्प है उसके ये ऊपर होगा। ये पॉइंट आपने याद रखना है। और ये वो पॉइंट है फ्रॉम इट द कार्डियक इंपल्स इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकल। अब यहाँ ये वो पॉइंट है जहां से जो इंपल्स है दिल से जो निकल रही थी, जो पहले साइनोएट्रियल नोड से जनरेट हुई थी, वहां से ये इंपल्स जो है वो वेंट्रिकल्स में आ जाएगी, सॉरी वेंट्रिकल्स में आएगी, और वहां से ये एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल में आ जाएगी। तो एट्रिया से वेंट्रिकल में आएगी, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से फिर आ जाएगी एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, जिसको हम आगे आगे डिस्कस करते हैं। The speed of conduction of the cardiac impulse through the atrioventricular node, इसकी जो स्पीड है वो है 0.11 seconds। ये इतना डिले होता है, इसका यह फायदा होगा, allows sufficient time for atria to empty their blood into the ventricles before the ventricles start to contract। इतना टाइम मिल जाता है एट्रिया को अपना मुकम्मल ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स की तरफ भेज दे, ताकि वेंट्रिकल्स ब्लड से फिल हो जाए, फिर वेंट्रिकल्स जो है वो कंट्रैक्शन को स्टार्ट करें फौरन ही। ये नहीं उधर से एट्रिया आ रहा है, ब्लड फिल हो रहा है वेंट्रिकल्स, और फिर फौरन जो है ना कंट्रैक्शन। इस नर्व की ट्रांसफर में भी 11 सेकंड का डिले होता है, ताकि वेंट्रिकल्स जो है वो थोड़ा डिले करके कंट्रैक्शन शुरू करें। उसके बाद आ जाता है एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, जो थर्ड पार्ट है हमारे कंडक्शन सिस्टम का, जिसको एवी बंडल भी कहते हैं, इसको बंडल ऑफ हिज भी कहते हैं। is the only pathway of the cardiac muscle that next to the myocardium। मायोकार्डियम जो है मसल की लेयर है जो कि दिल के मसल्स को उस मसल की लेयर के साथ अटैच करते हैं ऑफ द एट्रिया, किसके एट्रिया के, एंड द मायोकार्डियम ऑफ द वेंट्रिकल। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान जो कनेक्शन है, एक तो वो वैसे मैंने आपको बताया कि ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं, बाइकस्पिड वाल्व होते हैं, इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि ये वो वह जगह है जो स्केलेटन ऑफ द जो मसल के जो अंदरूनी यानी कि मायोकार्डियम है, उसके मायोकार्डियम एट्रिया की और मायोकार्डियम वेंट्रिकल को जो मिलाते हैं आपस में, वो है एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। एंड इज थस द ओनली रूट अलोंग विद द कार्डियक इंपल्स कैन ट्रैवल फ्रॉम एट्रिया। तो यही वो जगह है जहां से नर्व इंपल्स जो एट्रिया से वेंट्रिकल तक जाती है। वो याद रखें, जो ये जो वाल्व है वहां से जस्ट ब्लड जाता है। नर्व कहां से जाती है, इस एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल की मदद से एट्रिया से वेंट्रिकल्स की तरफ। द बंडल डिसेंड्स थ्रू द फिब्रस स्केलेटन ऑफ द हार्ट। फिर ये जितना भी हार्ट के मसल्स हैं या हार्ट की जो लेयर्स हैं, इसको हम लोग स्केलेटन ऑफ द हार्ट कहते हैं, ये इसके ऊपर आ जाता है बंडल। द एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल देन डिसेंड्स बिहाइंड द सेप्टल कस्प ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व। अब वहां पे जहां पे वो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एंड हुआ था, वहां से एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल निकलना शुरू होगा to reach the inferior border of the membranous part of the ventricular septum। और ये interventricular septum जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में होगा सेप्टम, उसके जो है ना पास आके ये रुक जाता है। वहां पे जाके जैसे मैंने आपको बताया ये 2 ब्रांचेस देता है, वन फॉर ईच वेंट्रिकल। एक राइट वेंट्रिकल, एक राइट बंडल ब्रांच होगी जो कि राइट वेंट्रिकल के लिए होगी, एक लेफ्ट बंडल ब्रांच जिसे एलबीबी और आरबीबी कहते हैं, ये लेफ्ट वेंट्रिकल की होगी। The right bundle branch passes down the right side of the ventricular septum to reach the moderator band। moderator band आपको पता है वेंट्रिकल में था, where it crosses to the interior wall of the right ventricle। right ventricle की interior wall को अटैच करेगी। अच्छा,
अब ये वो पॉइंट होगा राइट बंडल ब्रांच जहां पे ये कंटिन्यूस हो जाएगी विद द फाइबर्स ऑफ द परकिंजी प्लेक्सस। ये वो फाइबर जो मैंने आपको पहले बताया था, ये वो नर्व्स का गुच्छा है जो कि मायोकार्डियम को सप्लाई करता है, मसल्स को सप्लाई करता है, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट बंडल ब्रांच आ जाती है, इट pierces the septum and passes down on the its left side beneath the endocardium। जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है ये लेफ्ट सेप्टम को क्रॉस करके लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ आ जाएगी और उसके एंडोकार्डियम के नीचे यानी उसके मसल्स की तरफ चली जाएगी। It usually divides into two branches, anterior and posterior। यहाँ पे आके लेफ्ट बंडल ब्रांच दो में डिवाइड हो जाती है, anterior posterior, which eventually become continuous with the fibers of the Purkinje plexus of the left ventricle। तो ये दोनों में फर्क आपने याद रखना है। तो फर्क ये है कि राइट बंडल ब्रांच दो में डिवाइड नहीं हो रही, वो डायरेक्टली कंटिन्यूस हो रही है विद Purkinje plexus of the right ventricle। जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है ये एंडोकार्डियम के नीचे चली जाके फिर दो ब्रांचेस देगी, इंटीरियर पोस्टीरियर ब्रांच फिर जाके Purkinje plexus ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ कंटीन्यूअस हो जाएंगे। और ये जब Purkinje plexus के साथ इनका कनेक्शन होगा, Purkinje plexus नर्व देगा किसको, मायोकार्डियम को, ऑफ वेंट्रिकल्स को, फिर मायोकार्डियम ऑफ द वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड जो है वो आर्टरीज में यानी कि पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में आना शुरू। It is thus seen that the conducting system of the heart is responsible not only for generating rhythmic cardiac impulses, ना सिर्फ impulse generate करने में जरूरी है, but also for the conducting these impulses rapidly throughout the myocardium of the heart, so that the different chambers contract in a coordinated and efficient manner। इस बात की आपको समझ लग गई। The activities of the conducting system can be influenced of the autonomic nerve supply। ये इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जो दिल को सप्लाई होती है वैगस नर्व से। पैरासिम्पैथेटिक नर्व शो द रिदम एंड डिमिनिशेस द रेट। ये वो नर्व सप्लाईज हैं जो कि हार्ट के एक्शन को कम या ज्यादा करते हैं, जिसमें सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई हार्ट के एक्शन को तेज कर देती है और पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई हार्ट के एक्शन को नॉर्मलाइज कर देती है। ये इसको हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग बल्कि हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है सीवीएस सिस्टम में, आप लोगों ने एफएससी लेवल में भी पढ़ा होगा ये ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम क्या होता है। अच्छा, यहाँ से आपको एक पिक्चर में बात क्लियर आ जाएगी। ये वो साइनोएट्रियल नोड है, जैसे उसने बताया था सुपीरियर वेना के वक्त जस्ट राइट पे है एक नोड सा बना होता है। यहाँ से ये राइट एट्रियम है, ठीक है, और ये वो सल्कस टर्मिनलिस के अपर पार्ट में साइनोएट्रियल नोड होता है। यहाँ से नर्व जो है वो यहाँ पे आ जाएगी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड होगा, ठीक है। यहाँ से एक बंडल उठेगा जिसे हम लोग एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल कहते हैं, ये वाला, ठीक है। अब एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल यहाँ पे आके अपर पार्ट ऑफ द ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, यहाँ पे आके आप देख सकते हैं दो में डिवाइड हो रहा है, एक राइट ब्रांच है और एक लेफ्ट ब्रांच है, ठीक है। राइट ब्रांच जो है वो राइट साइड ऑफ द वेंट्रिकल में आके इसके Purkinje फाइबर्स हैं उसमें डिवाइड हो जाती है, उसको कंटिन्यूअस हो जाती है। और ये लेफ्ट बंडल ब्रांच जो है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आके दो ब्रांचेस देती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर, और फिर ये उसके Purkinje प्लेक्सस के साथ कंटिन्यूअस हो जाती है। तो ये सारे के साथ चक्कर चलता है, ठीक है। जब ये मायोकार्डियम साथ कंटिन्यूअस हो जाती है, इधर से ये साइनोएट्रियल नोड मायोकार्डियम साथ, तो ये मायोकार्डियम ऑफ एट्रिया एक ही है, तो दोनों एट्रिया हो जाए, राइट एट्रियम हो या लेफ्ट एट्रियम हो, जब यहाँ से एट्रिया नर्व जनरेट होती है तो मायोकार्डियम ऑफ एट्रिया मतलब दोनों एट्रिया के साथ ये कनेक्शन हो जाता है, दोनों एट्रिया साइमल्टेनियसली कंट्रैक्ट करते हैं। इधर से ये एवी नोड से आगे जाती हुई एट्रियोवेंट्रिकल बंडल जब आके यहाँ पे दोनों वेंट्रिकल्स के साथ इनका कनेक्शन हो जाता है, फिर ये दोनों वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली कंट्रैक्ट करते हैं, ब्लड जो है वो वेन्स और आर्टरीज में आ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा। तो आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द हार्ट जो है उसमें जैसे मैंने आपको बताया, आपने पीछे भी पढ़ा था, दो होती हैं, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज हैं जो एओर्टा से निकलती है। राइट कोरोनरी आर्टरी मैंने आपको वहां पे भी बताया था, राइट एंटीरियर एओर्टिक आइनस से निकलती है और ये रन करती है फॉरवर्ड बिटवीन द पल्मोनरी ट्रंक एंड राइट एडिकल, और ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के साथ एनास्टोमोस करेगी, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ब्रांचेस कौन कौन सी देती है इसके आपने बस नाम याद कर लेने हैं, राइट कोनस आर्टरी, anterior ventricular branches, posterior ventricular branches, posterior interventricular arteries, arterial branches और artery of the sinoatrial node, ये नाम याद कर लें। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ये पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस से निकली थी, मैंने आपको बताया था, ये लेफ्ट एओर्टिक साइनस से, ये मेजर पार्ट ऑफ द हार्ट जिसमें लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और वेंट्रिकुलर सेप्टम इनको सप्लाई करती है, राइजेस फ्रॉम द लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस, ये आपको बताया था। और ये भी जाके मैंने आपको बताया कि ये नास्टमोस करती है, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी आपस में नास्टमोस कर जाती है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे।
ब्रांचेस कौन सी होती है? ये दो ब्रांचेस देती है, वो ज्यादा ब्रांचेस देती है, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, दो ब्रांचेस देती है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर एंड सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। और ये याद रखो, ये एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप और वो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप में जाके डिवाइड हो जाती है। ये आप देख सकते हैं आर्टरीज यहाँ पे आपको नजर आ रही है, ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, दो ब्रांचेस दी उसने, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और ये एंटीरियर फर्दर जो इसकी डिवीजन हो रही थी जिसे सर्कमफ्लेक्स आर्टरी कहते हैं। ये राइट कोरोनरी आर्टरी है, ये राइट साइड पे रहेगी, ठीक है, और ये इसकी फर्दर ब्रांचेस जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है, ठीक है। और ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, ये वेन्स आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप में जाती है और ये एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर। कोरोनरी आर्टरी एनास्टोमोसिस, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि ये दोनों आर्टरीज, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज आपस में मिल जाती हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी एनास्टोमोसिस नहीं होती, ठीक है। एक ब्लड सप्लाई जो होती है वो कार्डियक मसल को जो है ना वो इसकी मदद, दोनों मिला के जो है ना वो जाते हैं। अगर इसमें तो अचानक ब्लॉक आ जाए किसी कोरोनरी आर्टरी में तो लीड्स टू मायोकार्डियल डेथ, मायोकार्डियल जिसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं, एमआई का नाम आपने सुना होगा। कि कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी या लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की किसी भी ब्रांच में, किसी बड़ी ब्रांच में कह लें, अगर कोई ब्लॉकेज आ जाए तो उसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं। इस वजह से मसल जो है दिल के वो धड़कना छोड़ देते हैं, उनको ब्लड सप्लाई रुक जाती है और हार्ट अटैक आ जाता है। इसके अलावा नर्व सप्लाई की बात करें तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स जो होते हैं वो कार्डियक प्लेक्सस की मदद से जो है ना वो इसको सप्लाई करते हैं, ये एओर्टा के नीचे होते हैं। The sympathetic supply arises from the cervical and upper thoracic portion of the sympathetic trunks. ये हम लोग डिस्कस करेंगे ये क्या है। बस आपने इतना याद रखना है कि वैगस नर्व के कार्डियक प्लेक्सस जो है वो हार्ट को सप्लाई करते हैं, उसके सिंपैथेटिक भी और पैरासिम्पैथेटिक। इतनी बात आपने याद रखनी। अच्छा, इसी तरह जो वेनस ड्रेनेज ऑफ द हार्ट है उसमें आपने जो वेन्स याद रखनी है वो ग्रेट कार्डियक वेन है, स्मॉल एंड मिडिल कार्डियक वेन है, ठीक है, ये हैं जो। और ये सारी वेव्स जो है आपको मैंने बताया था कि राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में कोरोनरी साइनस की मदद से एंटर होती हैं इनटू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रुप। ये कह लें कि ये किसकी जो वेन जाके कोरोनरी साइनस में एंटर होती है, ये किसकी कंटिन्यूएशन है? ये ग्रेट कार्डियक वेन, ठीक है। बस इनके नाम याद रखें, स्मॉल एंड मिडिल कार्डियक वेन है और इंटीरियर कार्डियक वेन, बस नाम याद रखने काफी है। ये ग्रेट कार्डियक वेन नजर आ रही है आपको, ठीक है, ये इंटीरियर कार्डियक वेन है और ये मिडिल कार्डियक वेन है, ये यहाँ से आपको नजर आ रही है। ये यहाँ पे स्मॉल कार्डियक वेन है। जस्ट इनके नाम याद रख लें और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, कहाँ से निकल रही है, कहाँ जा रही है, बस आप इनके नाम याद रख लें, ये काफी। ठीक है जी, ये एंड हो गया। ये कौन सा हार्ट है हमारा? अच्छा, आप लोग बोल सकते हैं, बताइए साहब, ये कौन सा हार्ट है हमारा? बोलो, ये कौन सा दिल है? एक्सरसाइज वाला। रनिंग हार्ट, शाबाश, एक्सरसाइज वाला, ठीक है। ये कौन सा है? ये कौन सा हार्ट है? ये सर दुनिया से मावरा खुश दिल इंसान, खुश दिल, हैप्पी हार्ट है, ठीक है। ये किसका है? ये किसका हार्ट है ये बताएं, शाबाश। हैप्पी हार्ट, नाच रहा है, गा रहा है, ये आपका जब पेपर नहीं हो रहे होते या पेपर एंड हो जाते हैं। और ये जब आप पेपर में हमारे पास आते हैं, सैड हार्ट है, ठीक है। ये हैप्पी हार्ट है, ये सैड हार्ट है, और ये कौन सा हार्ट है? ये तो पक्का ही आपका है ना, ये वाइवा वाला हार्ट होना है। यस सर। आगे आप सुनाएं।
हो रहा है। मैं क्लास ले रहा हूँ, जस्ट 5 मिनट तक क्लास खोलता हूँ, 5 मिनट वेट। जी बच्चे, ये क्या लिखा है, ब्रेकअप के बाद वाला हार्ट। अच्छा, ब्रेकअप जमील कब हुआ है आपका? मैंने कहा कि इतना ज्यादा आपको हार्ट के बारे में पढ़ा दिया है, थोड़ा सा आपको लाइट कर दें ताकि आप थोड़ा रिलैक्स मूड में आ जाए। काफी मुश्किल हो गया है हार्ट आपके लिए पढ़ना। कोशिश करें कि अपने दिल को पहचाने कि आपका दिल किस टाइम, ये वाकई ये देख सकते हैं ना आपके साथ क्या क्या होता है इन लम्हों में, आपके एओर्टा में क्या तब्दीलियां आती हैं, ये देखें। अगर हैप्पी हार्ट है तो क्या हो रहा है, तो माथे पे पट्टी बांधी है, पसीना निकल रहा है, भाग रहा है, खुश है, ठीक है, ब्लड सप्लाई अच्छी खासी चल रही है, और ये हैप्पी हार्ट है, खुशी वाला हार्ट, खुशी से फूले नहीं समा रहा, ठीक है। और ये देखें आप यहाँ पे देखें, सैड हार्ट है, आर्च ऑफ एओर्टा ही डिस्टर्ब हो गई है, और ये दिल जो है मेरा शक्ल बसूरी सी बना गया अपनी, शेप ही खराब हो जाती है इसकी। और ये तो फिर क्या क्या कह रहे थे आप, ब्रेकअप के बाद वाला हार्ट। अच्छा हार्ट है वैसे। जी बच्चे, कोई और क्वेश्चन है किसी का? ब्रेकअप के जरूर सर, ये क्या कहा है? अच्छा जी, क्या वेगस नर्व बच्चे, मैंने आपको बताया था कि जो दिल को नर्व सप्लाई करती है, वो याद रखें वेगस नर्व की जो कार्डियक प्लेक्सस होता है वो दिल को सप्लाई करता है, और कार्डियक प्लेक्सस में मतलब उसके दोनों फाइबर्स जो है सिंपैथेटिक भी और पैरासिम्पैथेटिक। और कोई सवाल है किसी का? सर हार्ट वाली पूरी